गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सेकंड पेपर का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्रत्यावस्था खत्म हो गया और दूसरा चैप्टर है तरल दाब। ठीक है, तो आज तरल दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लूइड प्रेशर कहते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया तरल दाब। बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तरल के बारे में। तरल क्या होता है? ठीक है, तरल किसे कहते हैं? देखिए तरल क्या होता है। तरल वे पदार्थ होते हैं, तरल वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्लुएशन का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तरल वे पदार्थ होते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। तरल वे पदार्थ होते हैं, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। ठीक है, वही पदार्थ होते हैं जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, मतलब फ्लो होते हैं। बेटा अगर किसी जगह पे आप रख दें और उनको एक रास्ता मिले चलने का, तो हमेशा फ्लो होते रहेंगे। ठीक है, ये वही पदार्थ होते हैं और ये इनकी कोई निश्चित आकृति, इनकी आकृति और आकार कोई निश्चित नहीं होता। ठीक है, इनकी क्या आकृति है कोई नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड आप देख रहे हैं, ईंट देख रहे हो, ईंट का एक शेप है और उसको आप कहीं भी रखें उसी आकार का होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने जमीन पर रख दिया तो कुछ और, किसी बर्तन में रख देंगे तो कुछ और। जबकि इसमें क्या होता है फ्लूइड में, कि अगर आप उसे किसी बर्तन में रखते हो, जैसे बाल्टी में रखे तो बाल्टी का रूप धारण कर लेगा, गिलास में रख दिया तो गिलास की तरह हो जाएगा। ठीक है, आप जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का रूप वो धारण कर लेता है। ठीक है, तो और एक बात और, ये अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध भी नहीं करता। ठीक है, आप समझें इसको। आकृति व आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, मतलब निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। और जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, मतलब तरल में गुण क्या है बेटा, कि जिस बर्तन में आप रखोगे उसी की तरह ही हो जाएगा और कोई विरोध भी नहीं करता कि उसका विरोध करेगा। आप बस बर्तन में डाल दो, वो अपने आप उसी बर्तन की तरह से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आप कहेंगे कि द्रव में भी तीन गुण पाया जाता है, हम द्रव को कह लेंगे। हाँ बिल्कुल, द्रव भी हम जानते हैं कि द्रव वही पदार्थ होते हैं जिसकी आकृति आकार निश्चित नहीं होता और इसको जिस बर्तन रखते हैं उसका भी रूप धारण कर लेता है, ये भी ना। और इसमें भी फ्लो होने का गुण पाया जाता है, तो बिल्कुल द्रव पूरा तरल है। और गैसों में भी ये गुण पाया जाता है, गैसों में भी ये गुण पाया जाता है। देखिए गैसों का भी आकृति आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, और इसमें भी फ्लो होने का गुण पाया जाता है, तो हम इसको भी कहेंगे तरल के। दोनों मिला के होते हैं बेटा तरल। तो तरल पदार्थ क्या होते हैं, द्रव और गैस दोनों को हम लोग तरल पदार्थ कहेंगे। द्रवों को भी कहेंगे और गैसों को भी तरल पदार्थ कहते हैं। तो जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी तरल के जगह यूज करने की, हम यूज कर लेंगे, चाहे वो गैस हो चाहे द्रव हो। ठीक है, अब देखिए तरल पदार्थों में ये गुण होता है कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका रूप भी धारण करते हैं और उस बर्तन की दीवारों पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, उस बर्तन की दीवारों पर बल आरोपित करते हैं। ये द्रव ये क्या करते हैं, इस पर बल आरोपित करते हैं, चाहे वो पानी क्यों ना हो, पानी भी तो द्रव है और द्रव तरल होता है। ये क्या करते हैं, इस पर ओवर सप्लाई होता है। ठीक है, और पूरे क्षेत्रफल पर बल लगाएगा। तो अब हम जानते हैं कि किसी क्षेत्रफल पर अगर बल लग रहा है तो क्षेत्रफल से भाग दे देंगे उस बल में, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर अगर बल निकाले तो उसको हम दाब कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तरल है ये इस पर क्या लगाते हैं, दाब आरोपित करते हैं, जिसे हम कहते हैं तरल दाब। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, तरल का दाब। तरल दाब किस तरह से आरोपित करता है। तो तरल के बारे में जो तरल आपने पढ़ लिया है कि तरल क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनकी आकृति आकार में अनिश्चित होती है और इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का रूप ये धारण कर लेते हैं। ठीक है, और द्रव और गैस दोनोको ही हम तरल में लेते हैं। ठीक है, और इसका प्रेशर क्या होता है, किसी भी बर्तन में
रखे जाते हैं तो जिसके कांटेक्ट में होते हैं उसी पे दाब आरोपित करते रहते हैं। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर इस लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तरल का दाब क्या होगा। तो वैसे तो दाब की परिभाषा आप जानते हैं, फ्लूइड प्रेशर है। दाब को ऐसे जानते हैं बेटा कि किसी वस्तु के, मान लो कोई वस्तु है और इसकी पूरी एरिया बतानी कितनी है, मान लेते एरिया है और इसका F न्यूटन का बल आरोपित करो आप, तो दाब क्या होगा बेटा, दाब होता है इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल को हम कहते हैं दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, F अपान A। प्रेशर इक्वल होता है F अपान A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर क्या होगा, तो फ्लूइड प्रेशर बेटा यही जो द्रव किसी स्तंभ पर, द्रव किसी वस्तु पर जो दाब आरोपित करता है उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाता है उसी को हम कहते हैं तरल दाब। तरलों द्वारा लगाए गए दाब को या तरल द्वारा किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं तरल दाब। ठीक है, तरल द्वारा किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को तरल दाब कहते हैं। ठीक है, तो तरल दाब क्या है, जो तरल फ्लूइड किसी एरिया पर, यूनिट एरिया पर एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित करता है उसको हम कहते हैं तरल दाब। ठीक है, और तरल दाब को बेटा P से ही प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बेटा ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। पहले तो अदिश बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो दाब बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, अब इसमें दाब को किससे दिखाते हो, P से, और क्षेत्र बल को दिखाते हैं F से, क्षेत्रफल को A से। ये हो गया दाब का सूत्र, P बराबर F अपान A, P इक्वल F अपान A हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, तरल का जो दाब होता है, वो किसी भी वस्तु कहीं भी रखे जाते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं। इसका एग्जांपल देख लें, जैसे किसी पाइप में अगर पानी प्रवाहित बह रहा हो, ठीक है, आप देखे होंगे खिड़की से जाए टाइम, उसमें आप कहीं भी होल करके देख लीजिए, तुरंत वहाँ से पानी फेंकना शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात वहाँ से दाब आरोपित कर रहा था ना, तो वही उसी प्रेशर को हम कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। और फ्लूइड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है बेटा कि लोहे को काट सकता है। अब लोहे काटने की जो मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन बनाई गई है, उसमें जल के वेग से लोहा काटा जाता है। ठीक है, दिन मोटी मोटी राड को, चादरों को ऐसे यहाँ खूब तेजी से जल प्रवाहित होता रहता है और ऐसे चलाते हैं उस पर, ये क्या करता है, चादर को काटता चला जाता है। यूट्यूब पे देख लेंगे, उसकी मशीनें बनाई गई हाइड्रोलिक पर, बहुत प्रेशर होता है इसमें। और इसी प्रेशर पर आपका कई मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह में हाइड्रोलिक सुने होंगे, हाइड्रोलिक जहाँ भी यूज होता है, बड़ी बड़ी लिफ्ट उठा दी जाती है इसके प्रेशर से। ठीक है, इतना अधिक प्रेशर होता है फ्लूइड का, तरल का। तो यही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि हाइड्रोलिक क्या होता है। हाइड्रोलिक द्रव चालित मशीनों को हम हाइड्रोलिक बोलेंगे, द्रव चालित जो द्रव से संचालित होती हैं, जो फ्लूइड से संचालित होती हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोलिक। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर निकालोगे कैसे, एरिया, फोर्स अपान एरिया से। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होगा, सदिश राशि, अदिश राशि, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो दाब का ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो दाब का मात्रक क्या होगा, तो दाब का मात्रक उसके फॉर्मूले से ही जाएगा, आप जानते हैं। किसी का मात्रक निकालना, तो मात्रक देखो इसके कई मात्रक, लेकिन हम लोग SI मात्रक जान लें। तो SI मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम का जो मात्रक। ठीक है, SI आपने पढ़ा होगा। ठीक है, SI मात्रक को ही MKS पद्धति का मात्रक भी कहा जाता है ना। तो SI पद्धति में यही मात्रक हो जाएगा इसका, जो बल का और क्षेत्रफल का होगा, इनको हल करके जो आता है। देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, आप जानते हो मीटर का स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये हो गया दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। और ये किस पद्धति में है, MKS पद्धति में। ठीक है, और एक बात बता दें कि पास्कल एक साइंटिस्ट है बेटा, फ्रांस के, पास्कल नाम है इनका, फ्रांसीसी ये साइंटिस्ट हैं, पास्कल नाम है। इन्होंने द्रव दाब पर बहुत अध्ययन किया है। ठीक है, और उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक रखा गया पास्कल।
तो दाब का एक और एमकेएस पद्धति में माना गया। पूरे इंटरनेशनल में आपको हर जगह मिलेगा, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए या तो पास्कल कहिए, तो इनके सम्मान में इसका मात्रक एक और रखा गया पास्कल। तो पास्कल भी एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ठीक है। दाब का एक और मात्रक क्या है, पास्कल की दाब का मात्रक है, एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक का मतलब आप जानते हैं ना, वही एमकेएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। अब देखें दो मात्रक तो आप जानते हैं, तो आप चाहे मान लीजिए कहीं लिखना है तो पास्कल पूरा लिखो, तो पी ए लिख देंगे, इसका मतलब पास्कल हो गया। जैसे 10 न्यूटन को 10 एन लिख देते हैं ना, 10 एन मीटर स्क्वायर लिखो या फिर पी ए लिख दीजिए, ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा 10 पास्कल। तो ये एमकेएस पद्धति में उपयोग किया। अब आगे देखिए और भी एक मात्रक है इसके, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब कभी कभी कहा जाता है कि किसी वस्तु पर 5 वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लग रहा है, तब आप क्या करोगे, उसको एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा। तो एक वायुमंडलीय दाब में कितना एमकेएस पद्धति का होता है, कितना दाब होगा, तो आप देखिए एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01, 3 भी लिखते हैं यहाँ पे, गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी आप एक यहाँ पे 1 गुणे 10⁵ भी लिख सकते हैं, अगर दिया है तो जो दिया होगा वो, नहीं तो 1 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा इतना पास्कल, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। आगे देखें एक और मात्रक है इसका बार, ठीक है। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ये लगभग वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसको पास्कल लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और एक टार बराबर होता है बेटा, एक टार बराबर 133 पास्कल होता है, ठीक है। 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसको याद कर लेना। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि एक बार इतना दाब लग रहा है, एक बार दिया जाएगा या एक टार दिया जाएगा, तो उसको आप एमकेएस पद्धति में चेंज करोगे, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सबको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। मान लीजिए कहीं दिया गया है वायुमंडल, इतना वायुमंडल लग रहा है, तो आप उसमें कितना गुणा कर देना जितना इसका मान है, ठीक है। 1 गुणे 10⁵ से आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कहीं दिया गया मान लीजिए 5 बार दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, ठीक है। तो कहीं भी न्यूमेरिकल में आपको दिया गया तो आप इसी तरह से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। दाब के इतने सारे मात्रक हैं जिसमें एमकेएस पद्धति का जो मात्रक है वो केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। 2 मात्रक हैं इसके, बाकी ये सब अन्य मात्रक हैं, इनको आप एमकेएस में चेंज करोगे, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं बेटा इसका प्रेशर, द्रव स्तंभ के कारण दाब, द्रव स्तंभ के कारण दाब। देखें द्रव स्तंभ के कारण दाब, ठीक है। तो द्रव स्तंभ का मतलब होता है कि किसी बर्तन में कोई द्रव आ गया हो, द्रव स्तंभ लिखने की या फिर तरल स्तंभ लिख सकते हैं। तो द्रव को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, लिख देते हैं तरल, चाहे तरल स्तंभ कहिए चाहे द्रव स्तंभ, ठीक है। तो इसमें देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे द्रव प्राप्त है, ठीक है, ये द्रव प्राप्त है इसमें, ठीक। और तरल जो लिक्विड है अगर इसके बीच कोई वस्तु रख दिया जाए जैसे ये, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस पर चारों तरफ से दाब लगाएगा। ये द्रव इधर से भी दाब लगाएगा, इधर से भी दाब लगता है, इधर से भी ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरफ भी लगेगा, ठीक है, हर तरफ दाब लगता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऊपर से कितना दाब लगता है हमें पढ़ना है स्तंभ के कारण, मतलब इसके भीतर कोई भी स्तंभ ले लीजिए, इतना द्रव कितना दाब आरोपित करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कहीं द्रव लिया है सर पे, तो वो द्रव कितना दाब आरोपित करेगा आपके ऊपर, वो हमको पढ़ना है कि तरल का कोई स्तंभ हो, ठीक है, मतलब बेलनाकार मान लीजिए ये है द्रव, ये इतना द्रव कितना दाब आरोपित करेगा इस बिंदुओं पर, ठीक है।
इन बिंदुओं पर कितना दाब अर्पित करेगा, या फिर आप इतने द्रव को उठा लें तो कितना दाब आपके हाथ पे लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है, पहले आप जानते हैं इसका दाब होता है H। ठीक है, ये इतना होता है द्रव स्तंभ का दाब, जहाँ H क्या है, इसकी गहराई है, और रो इसका घनत्व है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। G गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये फार्मूला का डेरिवेट करेंगे बेटा, आज क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो फार्मूला है उसको हम कल आपको बताते हैं, हिंट दे देते हैं आपको। तो आप क्या करिएगा, एक बार इसको पढ़ लेना किताब से। इससे जो फोर्स सप्लाई होता है, ऊपर से जो दाब लग रहा है, हम इसको P1 मानेंगे, नीचे से भी दाब लग रहा है उसको P2 मानेंगे, इसका स्वयं का जो दाब होगा वो हमको ज्ञात करना है P। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कल किया जाएगा, जिसमें P2 - P1 बराबर P आएगा, अर्थात P2 - P1 का मान H आएगा, तो P का मान H कल डेरिवेट करेंगे। ठीक है, मंडे। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा किताब से, और स्टार्टिंग है तो कोई भी टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। ठीक है।